नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राजधानी क्षेत्र ईटानगर में अनलॉक प्रक्रिया कल से शुरू, लेकिन कंटेनमेंट जोन में जारी रहेंगे कड़े प्रतिबंध। शर्तों के साथ बाहर से आने वालों को मिल सकेगी होम क्वारंटीन की सुविधा। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 पर राज्यपाल से की चर्चा। राज्य में कोविड संक्रमण के 83 और नए मामले किए गए दर्ज। सबसे ज्यादा 38 मामले राजधानी क्षेत्र ईटानगर से आए सामने। पिछले 24 घंटों में देश में 51,255 रोगी उपचार के बाद हुए स्वस्थ। राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 एक ऐतिहासिक कदम है। कहा, नई शिक्षा नीति से मातृभाषाओं को मिला बल। प्रदेश के विद्यालयों के अध्यापकों ने भी नई शिक्षा नीति का किया स्वागत। राजधानी ईटानगर में कल से पूरे राजधानी क्षेत्र में लॉकडाउन हटाया जा रहा है, लेकिन संक्रमण से ज्यादा प्रभावित इलाकों यानी कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध लागू रहेंगे। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा कोविड-19 के प्रबंधन को लेकर लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अब राजधानी में लॉकडाउन के बजाय लॉक इन नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ईटानगर सहित राज्य के कई जिलों में कोविड-19 संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए आवश्यक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामान्य इलाकों में बाजार खोले जाएंगे, लेकिन सभी दुकानें एक साथ नहीं खुलेगी और बाजार में सड़कों की एक ओर की दुकानें एक दिन और दूसरी ओर की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगे। राजधानी क्षेत्र ईटानगर में परिवहन व्यवस्था फिर से शुरू की जा रही है, लेकिन सवारी गाड़ियों में क्षमता से आधे लोग ही सफर करेंगे। उन्होंने बताया कि निर्धारित निर्देशों के अनुसार अंतर राज्य और अंतर जिला परिवहन सेवाएं भी शुरू की जा रही है। जिलों के बीच जिला उपायुक्तों को एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कहा कि राज्य में प्रवेश करने वाले व्यक्ति यदि कोविड जांच में नेगेटिव पाए जाते हैं तो उन्हें कुछ शर्तों के साथ सीधे होम क्वारंटीन की सुविधा दे दी जाएगी। The district administration has identified and would continue to identify the containment area or zones in the capital complex area. So the movement of the activities in the containment zone will be highly restricted. But outside the containment zone, because we have to live with this problem, so that many of the activities will be allowed or permitted. Briefly, that all the commercial activities in the capital complex area will be allowed, except on the national highway, right from Bandardewa to Phalangi. Commercial establishment will be open in a day only on one particular side of the road. That means one side of the road will be open for a day and the other side will be closed, and alternatively the next day will be interchange. Third thing which is very important is that in the containment area which has been identified by the district administration, which are the ward number 15, 16, 17 and 18 in the Naharlagan area, are the containment zone. In the containment zone, no activities will be permissible except only on two accounts. One for medical emergency and secondly for the purpose of getting the essential supply line. उधर राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा से मुलाकात की और राज्य में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन और विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने महामारी के कारण राज्य के सामाजिक आर्थिक मोर्चों पर पड़ रहे इसके दुष्प्रभावों पर चर्चा की और उसे कम करने की चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों ने राज्य में महामारी के साथ साथ भारी बारिश और बाढ़ के कारण आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए किए जा सकने वाले उपायों पर भी बातचीत की।
राज्यपाल डॉक्टर मिश्रा ने भूस्खलन और बारिश के कारण हुए नुकसानों का जिक्र करते हुए इन पर और ध्यान दी जाने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि जनहित में सभी महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधाएं बरकरार रहनी चाहिए और सड़क संपर्क हर हाल में बना रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान हाल ही में सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने दौरे की भी जानकारी दी। राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 83 और नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 38 मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सामने आए हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार ईस्ट सियांग जिले से कोविड के 10 नए मामले आए हैं, जिनमें 7 स्वास्थ्य कर्मी हैं, जबकि वहां के चेक गेट जांच में एक ट्रक ड्राइवर और उसका सहायक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा वेस्ट कामेंग जिले से 7 और तिराप से 8 नए मामले मिले हैं। तिराप में 8 में से 6 अर्धसैनिक बलों के कर्मी हैं। वहीं लोअर सियांग और अपर सियांग से 4 मामले और तवांग से कोविड संक्रमण के 3 मामले सामने आए हैं। राज्य में जहां कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 701 हो गई है, वहीं 51 और लोगों के स्वस्थ हो जाने के बाद कोविड से ठीक हो जाने वाले लोगों की संख्या 969 हो गई है। राज्य में अब तक 86,000 से ज़्यादा लोगों के कोविड जांच के लिए सैंपल लिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 51,255 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। देश में कोविड-19 का संक्रमण शुरू होने के बाद एक दिन में स्वस्थ होने वालों की यह सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने की दर 65.43% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.13% तक आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 11,45,629 लोग कोविड के उपचार के बाद ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 54,735 नए मरीजों का पता लगा है। देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 17,50,723 हो गई है। इस समय देश में 5,67,730 लोगों का इलाज चल रहा है। एक दिन में 853 लोगों की मौत की पुष्टि के साथ देश भर में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 37,364 हो गई है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न जांच केंद्रों में 4,63,172 नमूनों की जांच की गई है। अब तक देश भर में 1,98,00,000 से ज़्यादा परीक्षण किए जा चुके हैं। इस समय देश में 1,344 जांच केंद्र काम कर रहे हैं, जिनमें से 913 सरकारी और 431 निजी प्रयोगशाला समूह है। राज्य के शिक्षा मंत्री तबा तेदिर ने कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 एक ऐतिहासिक कदम है और इससे शिक्षा के विभिन्न स्तरों में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पर जोर दिया गया, जो एक सराहनीय कदम है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में भी नई शिक्षा नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। The major reforms in the school educations is early childhood care educations 5+3+3+4, where foundation stages ages from 3 to 8 years, and pre-primary stages 8 to 11 years, preparatory stage 11 to 14 years, and stages 14 to 18 years. In this policy is 100% gross enrollment ratio in preschool and secondary school by 2030, and gender inclusive fund has been kept in this new policy. KGBP will be up to class 12, board exam in class 3, 5 and 8, vocational subject from class 6 onwards. Every child will come out with at least one skills. Choice of subject from class 8 onwards. Medium of instruction will be the mother tongue till 5th grade. 360-degree holistic progress card of each child. All schools have semester system. Major reforms in higher education. Single regulatory board for higher education institutions. Multiple entry and exit option in degree courses. National Test Agency to conduct common entrance examinations for higher education institutions. Students
During their graduation, will have major and minor courses. For example, science students can have physics as major and music as minor subjects. उधर केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति 2020 का ईस्ट सियांग जिला में भी शिक्षाविदों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। साथ ही उनका कहना है कि लंबे अंतराल के बाद देश में शिक्षा नीति लागू की गई है, जिससे देश के युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय विद्यालय पासीघाट के प्रधानाचार्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भारत को विश्व गुरु बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। उच्च शिक्षा संस्थान में को ज़्यादा स्वायत्तता, ऑटोनॉमी देने से भी हमारी शिक्षा और बेहतर हो सकेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे और अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में, प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे और अधिक बेहतर कर सकेंगे। ऐसा इस नई शिक्षा नीति से हमारे छात्रों को अवसर मिलेगा। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। पिछले 36 घंटों में वहां बारिश नहीं हुई, लेकिन 20 जिलों में 10 लाख लोग अब भी पानी से घिरे हैं। 29,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। राज्य में अब तक बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 100 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चावल, दाल और अन्य राहत सामग्री बांटी जा रही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भी बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। उद्यान के अधिकारियों ने अब तक 170 वन्य जीवों को बचाया है, जबकि 147 पशुओं की मृत्यु हो गई है। उधर बिहार में गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदियों में जलस्तर के बढ़ने के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। बाढ़ का पानी नए क्षेत्रों में फैल रहा है। इस स्थिति के मद्देनजर दरभंगा और समस्तीपुर जिलों को सचेत कर दिया गया है। 14 जिलों की 1043 पंचायतों के 50 लाख से अधिक लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। गोपालगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण में ये स्थिति और गंभीर हो गई है। पिछले 24 घंटों में बाढ़ संबंधित दुर्घटनाओं में 36 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। रेल लाइनों के पानी में डूब जाने के कारण पूर्व मध्य रेलवे के दरभंगा समस्तीपुर खंड पर रेलगाड़ियों की आवाजाही स्थगित कर दी गई है। मुजफ्फरपुर और छपरा के बीच सड़कों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वाहनों की आवाजाही अवरुद्ध है। राहत और बचाव कार्य जारी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल के 29 दल लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने में लगे हुए हैं। करीब 4 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। 30,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। करीब 9 लाख लोगों को खाद्य वस्तुओं की व्यवस्था के लिए 1,342 रसोई स्थापित कर दी गई है। गंडक, बागमती, कमलाबालन, महानंदा और अधवारा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी भागों और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में वर्षा की चेतावनी दी है। राज्य के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के दूसरे राज्यपाल आर.डी. प्रधान के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। पद्म भूषण से सम्मानित 92 वर्षीय श्री प्रधान का शुक्रवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने उन्हें एक प्रतिष्ठित अधिकारी और प्रशासक बताते हुए कहा है कि उन्होंने राज्य में जन सेवा और शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए और राज्य के राजीव गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य बनने के शुरुआती वर्षों में राज्यपाल के रूप में कई ऐसे कदम उठाए जो राज्य के विकास में सहायक बने। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर आज 5वीं कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। चीन के मोल्दो की ओर इस बातचीत में दोनों ओर के सैन्य अधिकारी जारी विवाद का समाधान करने के लिए तय किए गए उपायों को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की जा रही है। उल्लेखनीय है कि हाल ही के विवाद के बाद दोनों देशों के बीच इससे पहले 4 दौर की बातचीत हो चुकी हैं। आज की बातचीत में भारत द्वारा चीन की ओर से सेना पीछे हटाए जाने के मामले में हो रही देरी पर भी चर्चा की संभावना है। बैठक में आगे की प्रक्रिया पर भी बातचीत होगी। अपर सुबनसिरी जिले की छात्रों ने स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाए जाने का विरोध किया है। छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा फीस न बढ़ाए जाने के निर्देश के बावजूद कई स्कूल ज़्यादा फीस वसूल रहे हैं। छात्रों ने जिला प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।
कुछ कुछ स्कूल में ऑलरेडी फी जो 600 का लिया गया है, अभी तक उसमें सीबीएसई रजिस्ट्रेशन फी का इंक्लूड ही नहीं किया। अगर वो इंक्लूड करता तो देखो कल को कितना इंक्लूड करके हो हम लोग को पता नहीं, तो इंक्लूड करने से लगभग तो 2-3,000 करके चला जाएगा। यानी आपका हर स्कूल में 600-700 करके ले रहा है। तो इस अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।